जी अस्सलाम वालेकुम। C56 आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर हमारा आज का है जी 15 और आज के लेक्चर में जो स्टैंडर्ड हम कवर करने जा रहे हैं वो है ISA 520 एनालिटिकल प्रोसीजर्स। हमने ISA 500 में स्टडी किया टाइप्स ऑफ प्रोसीजर, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन वगैरह। उसमें एक्सटर्नल कंफर्मेशन एक अहम प्रोसीजर था जिसको कल के लेक्चर में डिस्कशन कर लिया हमने। और नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है वो है एनालिटिकल प्रोसीजर। आज के लेक्चर में इस पर डिस्कशन करने लगे हैं। स्टडी क्या करेंगे? सिंपल। आज के लेक्चर में कंसेप्ट्स निस्बतन कम है, ठीक है। 4 चीजें डिस्कस करेंगे हम इस चैप्टर में। एक एनालिटिकल प्रोसीजर की डेफिनेशन और कुछ एग्जांपल्स। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि एनालिटिकल प्रोसीजर का यूज हमारी ऑडिट में किस किस जगह पे होता है, हम एनालिटिकल प्रोसीजर को किस किस पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड हमें बताता है कि टोटल 3 पर्पस हैं जिनके लिए आप एनालिटिकल प्रोसीजर्स को यूज कर सकते हैं। इस तीनों प्रोसीजर्स को तीनों यूजेस को हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे और उनमें से एक यूज ज्यादा अहम है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी के 2 यूज से। लेकिन अभी उनकी डिस्कशन करते हैं तो मैं आपके साथ मजीद उसको इलैबोरेट करता हूं। सबसे पहले डेफिनेशन। पहली चीज तो ये 500 ने प्रोसीजर बताया और 520 उनमें से एक प्रोसीजर की डिटेल एक्सप्लेनेशन है। किस प्रोसीजर की? एनालिटिकल प्रोसीजर्स की। हमने स्टडी किया 500 में एक और कंसेप्ट कि ऑडिटर के जो प्रोसीजर्स हैं बाय पर्पस, एक तो ना बाय नेचर, बाय पर्पस मकसद क्या हो सकता है। हमने सीखा ऑडिट प्रोसीजर्स के 3 तरह के मकसद हो सकते हैं: रिस्क असेसमेंट, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। ये कंसेप्ट पढ़ा था। यानी वो जो 7 टाइप्स हैं वो रिस्क असेसमेंट के लिए भी यूज हो सकती हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल के लिए भी, सब्सटेंटिव प्रोसीजर के लिए भी। लेकिन उनमें से खास तौर पे जो स्टैंडर्ड जोर देता है कि आपने ये प्रोसीजर लाजमी परफॉर्म करना है, उनमें रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर को जब आप देखेंगे, ISA 315 जब पढ़ेंगे हम, उसमें आप देखेंगे वो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर की एग्जांपल देता है। उसमें एनालिटिकल प्रोसीजर भी मौजूद है रिस्क असेसमेंट की एग्जांपल्स में, ठीक है। फिर उसके बाद ISA 330 जब हम स्टडी करेंगे जो कि फर्दर प्रोसीजर्स को डील करता है, उसमें स्टडी करेंगे कि सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स की एग्जांपल में 2 प्रोसीजर्स हैं, एनालिटिकल प्रोसीजर और टेस्ट ऑफ डिटेल्स। जब हमने ISA 315 में रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर की एग्जांपल्स पढ़ी और ISA 330 में सब्सटेंटिव प्रोसीजर की एग्जांपल्स पढ़ी तो हमें पता चला कि दोनों में एक चीज कॉमन है, एनालिटिकल प्रोसीजर्स। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर की एग्जांपल में भी एनालिटिकल प्रोसीजर है और सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स की एग्जांपल में भी एनालिटिकल प्रोसीजर है। तो एनालिटिकल प्रोसीजर रिस्क असेसमेंट में भी यूज हो सकता है और सब्सटेंटिव प्रोसीजर में, ठीक है। तो इसीलिए हम अब एनालिटिकल प्रोसीजर को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसकी डेफिनेशन में वो क्या कहता है, ये जरा डेफिनेशन के ऊपर फोकस कीजिए। लेकिन जेल में रखिएगा कम से कम 2 पर्पस मैंने आपको बता दिए। एक, एनालिटिकल प्रोसीजर को यूज किया जाता है रिस्क असेसमेंट के लिए, इसकी इजाजत हमें, बल्कि इसकी रिक्वायरमेंट ISA 315 की है। और एक, एनालिटिकल प्रोसीजर को यूज किया जाता है सब्सटेंटिव प्रोसीजर के लिए, ये हमें ISA 330 रिक्वायर करता है। अब ISA 520, ये 315 में और 330 में तो सिर्फ एग्जांपल है, 520 डिटेल डिस्कशन करता है। सबसे पहले एनालिटिकल प्रोसीजर की डेफिनेशन क्या कहते हैं? एनालिटिकल प्रोसीजर का मतलब क्या है? वैल्यूएट करना, वेरीफाई करना। किसको वेरीफाई करना? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को। हम डिस्क्लोजर्स को भी वेरीफाई करते हैं, हम इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट के आइटम्स को भी वेरीफाई करते हैं। लेकिन डेफिनेशन ने हमें एक चीज बता दी कि एनालिटिकल प्रोसीजर से फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन तो वेरीफाई हो सकती है, डिस्क्लोजर्स नहीं। एनालिटिकल प्रोसीजर का मतलब है वैल्यूएट करना फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को। कैसे? थ्रू कंपैरिजन एंड प्लॉजिबल रिलेशनशिप। थ्रू कंपैरिजन एंड प्लॉजिबल रिलेशनशिप। इट आल्सो इंक्लूड इन्वेस्टिगेशन। यानी अगर ये एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करने में हम मैनेजमेंट से कोई पूछताछ करें, ये भी एनालिटिकल प्रोसीजर का हिस्सा होगी। नॉर्मली मैनेजमेंट से पूछताछ करना इंक्वायरी का हिस्सा होते हैं, लेकिन अगर एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करते हुए पूछताछ करें तो वो एनालिटिकल प्रोसीजर का हिस्सा होगा। अहम चीज इस डेफिनेशन में, जो सबसे अहम चीज जिसके ऊपर मैं फोकस करवाना चाह रहा हूं आपका, वो है कंपैरिजन एंड प्लॉजिबल रिलेशनशिप। इसकी स्टैंडर्ड आगे कुछ एग्जांपल्स भी देता है। कंपैरिजन किसे कहते हैं, प्लॉजिबल रिलेशनशिप किसे कहते हैं, ये एग्जांपल ध्यान में रखिए। कंपैरिजन का मतलब क्या है? कंपैरिजन का मतलब है इस साल की फिगर को पिछले साल की फिगर के साथ कंपेयर करना। यानी इस साल की सेल्स को पिछले साल की सेल्स के साथ कंपेयर करना, इस साल की कॉस्ट ऑफ सेल को पिछले साल की कॉस्ट ऑफ सेल के साथ, इस साल के एडमिन एक्सपेंसेस को पिछले साल के एडमिन, इस साल के सेलिंग को पिछले, इसी तरह
डेटर्स को, क्रेडिटर्स को, इन्वेंट्री को, फिक्स एसेट्स को। जब कभी आप इस साल की फिगर को पिछले साल की फिगर के साथ कंपेयर करेंगे, आप एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं। और ये एनालिटिकल प्रोसीजर की कौन सी एग्जांपल है? कंपैरिजन। कंपैरिजन, इसे शायद अगर आपने रेशियो एनालिसिस का टॉपिक पढ़ा है तो इसे हम हॉरिजॉन्टल एनालिसिस भी कहते हैं। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, इस साल की फिगर को पिछले साल की फिगर के साथ, इस साल को पिछले सालों के साथ कंपेयर करना। ठीक है। फिर प्लॉजिबल रिलेशनशिप क्या है? प्लॉजिबल रिलेशनशिप हमें यह बताता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डिफरेंट एरियाज का एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप होता है। यानी डबल एंट्री सिस्टम है, एक एरिया के बढ़ने से दूसरा एरिया भी इंक्रीज होता है। भाई होता है कि नहीं? जैसे फिक्स एसेट बढ़ने से डेप्रिसिएशन भी इंक्रीज होगा, सेल बढ़ने से सेलिंग एक्सपेंस इंक्रीज होगा, लोन बढ़ने से इंटरेस्ट एक्सपेंस इंक्रीज होगा। ठीक है। तो जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर इसी साल में, इसी साल की बात कर रहा हूं, पिछले साल की बात नहीं कर रहा, प्लॉजिबल रिलेशनशिप इसी साल के डिफरेंट आइटम्स का एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप है। जब इसी साल में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर अपीयर होने वाली इंफॉर्मेशन का एक दूसरे से कोई इंटरकनेक्शन होता है, रिलेशनशिप होता है, इसे हम कहते हैं प्लॉजिबल रिलेशनशिप। जैसे कुछ मैंने रिलेशनशिप की आपको एग्जांपल दी। मजीद रिलेशनशिप जैसे सैलरीज एक्सपेंस का नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के साथ, ये भी प्लॉजिबल रिलेशनशिप है ना। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बढ़ेंगे, सैलरीज एक्सपेंस बढ़ेगा। जैसे नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड का सेल्स के साथ, प्लॉजिबल रिलेशनशिप है, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड बढ़ेंगे, सेल्स बढ़ेगी। ठीक है। लेकिन ये प्लॉजिबल रिलेशनशिप की जो मैंने आपको दो तरह से एग्जांपल दी, एक अभी दो एग्जांपल, एक प्रीवियस एग्जांपल, इनमें फर्क है। ये प्लॉजिबल रिलेशनशिप में फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन तो होगी जिसके साथ रिलेशनशिप बन रहा है। दूसरी जो इंफॉर्मेशन होगी वो फाइनेंशियल भी हो सकती है, नॉन फाइनेंशियल भी। यानी एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का दूसरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के साथ भी प्लॉजिबल रिलेशनशिप हो सकता है, और दूसरी नॉन फाइनेंशियल का भी। जब मैंने आपसे कहा कि सेल्स और सेलिंग एक्सपेंस का प्लॉजिबल रिलेशनशिप है, तो ये बेसिकली प्लॉजिबल रिलेशनशिप था फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का दूसरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के साथ। जब मैंने आपसे कहा कि सेल्स का नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड के साथ रिलेशनशिप है, ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के साथ रिलेशनशिप था। तो एनालिटिकल प्रोसीजर की एग्जांपल्स में कुछ एग्जांपल्स कंपैरिजन की हैं, कुछ प्लॉजिबल रिलेशनशिप की हैं। ये बात समझ आ गई। कंपैरिजन को हम उस वक्त यूज करते हैं जब हम एनालिटिकल प्रोसीजर को एज रिस्क असेसमेंट यूज कर रहे हों, और प्लॉजिबल रिलेशनशिप को हम उस वक्त यूज करते हैं जब एनालिटिकल प्रोसीजर्स को एज सब्सटेंटिव प्रोसीजर यूज कर रहे हों। एनालिटिकल प्रोसीजर बताया था ना, स्टैंडर्ड कहता है आप कम से कम दो मकसद के लिए तो जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं। किस लिए? रिस्क असेसमेंट के लिए भी, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स के लिए भी। और इसकी एग्जांपल्स में वो रिस्क असेसमेंट की एग्जांपल अलग से देता है, सब्सटेंटिव प्रोसीजर की एग्जांपल अलग से देता है। जब हम रिस्क असेसमेंट के तौर पे परफॉर्म कर रहे होंगे एनालिटिकल प्रोसीजर को, क्या करेंगे? कंपैरिजन। और जब हम सब्सटेंटिव प्रोसीजर के तौर पे कर रहे होंगे परफॉर्म, प्लॉजिबल रिलेशनशिप। ठीक है। अच्छा, अब हमारे इस जो आज का स्टैंडर्ड है हमारा, इसमें सबसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे अहम कंसेप्ट अब नेक्स्ट है, ये यूज ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर एज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, जो तकरीबन रिस्क असेसमेंट का क्वेश्चन आपको पता है हर अटेम्प्ट में हमसे पूछ रहा होता है। तो अब हम इसके ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। आज के लेक्चर का सबसे अहम हिस्सा है। अभी तक मैंने आपको क्या बताया? अभी तक मैंने आपको डेफिनेशन बताई एनालिटिकल प्रोसीजर की, इसमें दो एग्जांपल्स बताई बड़ी, आगे इसकी छोटी मोटी कंपैरिजन में बहुत सी एग्जांपल दी जा सकती है। डेफिनेशन, एग्जांपल्स बताई, और इसका यूज बताया। एनालिटिकल प्रोसीजर को नॉर्मली रिस्क असेसमेंट के तौर पे भी यूज करते हैं और सब्सटेंटिव। ये कंसेप्ट क्लियर। अब हम आज के लेक्चर के सबसे अहम कंसेप्ट की तरफ आ रहे हैं। वो सबसे अहम कंसेप्ट क्या है कि एनालिटिकल प्रोसीजर को रिस्क असेसमेंट के तौर पे कैसे यूज करना है। देखिए, एग्जाम में एक क्वेश्चन आपका तकरीबन हर अटेम्प्ट में आता है, वो है रिस्क असेसमेंट का। उसमें वो आपको कुछ इंफॉर्मेशन देता है और आपसे कहता है कि रिस्क आइडेंटिफाई कीजिए इस इंफॉर्मेशन से, और इस रिस्क को एड्रेस करने के लिए जो प्रोसीजर है वो बताइए कौन से परफॉर्म करेंगे। तो हमने रिस्क आइडेंटिफाई करने होते हैं। अब रिस्क आइडेंटिफाई एनालिटिकल प्रोसीजर से भी हो सकते हैं और इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन से भी हो सकते हैं। इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन या इंस्पेक्शन से कैसे रिस्क आइडेंटिफाई होंगे, ये ISA 315 बताता है रिस्क असेसमेंट का। एनालिटिकल प्रोसीजर से रिस्क कैसे आइडेंटिफाई होंगे, ये
हालांकि 520 का अगर आप स्कोप पढ़े ना, स्कोप, तो वो बेसिकली बता रहा है कि ये डिस्कशन मैं करूंगा सब्सटेंटिव प्रोसीजर के तौर पे, एनालिटिकल प्रोसीजर की, रिस्क असेसमेंट के तौर पे ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा। 520 ये कहता है कि रिस्क असेसमेंट के तौर पे डिस्कशन 315 में होगी। लेकिन चूंकि एनालिटिकल प्रोसीजर एक अलग से टेक्निक है, इसलिए हमने बेहतर समझा कि रिस्क असेसमेंट की डिस्कशन भी इसी स्टैंडर्ड के साथ कर ली जाए। क्लियर? फिर से सुन लीजिए, एग्जाम में तकरीबन कंफर्म क्वेश्चन आएगा रिस्क, उसमें हमें वो डिफरेंट इंफॉर्मेशन देगा, हमसे कहेगा रिस्क आइडेंटिफाई करो। वो इंफॉर्मेशन दो तरह की होगी, वो नंबर्स की शक्ल में भी होगी, वो टेक्स्ट की फॉर्म में भी होगी। नंबर की शक्ल में जो इंफॉर्मेशन होगी उससे भी रिस्क असेस कर सकते हैं हम। टेक्स्ट डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, पैराग्राफ में इंफॉर्मेशन है, उससे भी रिस्क आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नंबर की शक्ल में रिस्क आइडेंटिफाई करना ये किस स्टैंडर्ड में सीखेंगे? 520 में। 520 में। और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में रिस्क असेसमेंट करना 315 में। एग्जाम में दोनों का क्वेश्चन इकट्ठा बना के देगा, ठीक है। और आज मैंने क्वेश्चन भी सेलेक्ट किया है, इसमें भी ज्यादातर रिस्क एनालिटिकल प्रोसीजर से आइडेंटिफाई हो रहे हैं, लेकिन कुछ रिस्क डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन से भी आइडेंटिफाई हो रहे हैं। क्लियर? अब एनालिटिकल प्रोसीजर से जब हमसे रिस्क आइडेंटिफाई करवाएगा तो हमें गिवन इंफॉर्मेशन क्या होगी भला? इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। और गैस कीजिए, अगर आपको समझ आ रहा है, अभी तक का स्टैंड समझ आया, वो हमें इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट देगा। क्या सिर्फ इस साल की इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट देगा कि पिछले साल की? पिछले साल की क्यों? कंपैरिजन के लिए, वरना कंपैरिजन हम किसके साथ करेंगे? वो हमारी ही पिछले साल की फिगर्स हो सकती है या वो इंडस्ट्री एवरेजेस भी हो सकती हैं, लेकिन कंपैरिजन करने के लिए हमें इस साल की क्लाइंट की फिगर के साथ साथ कुछ दूसरी इंफॉर्मेशन भी जरूर देगा। भाई ये बात समझ आए? आपने क्या करना है? आपने शुरू हो जाना है इनकम स्टेटमेंट से, सेल्स को कंपेयर करना है, कॉस्ट ऑफ सेल्स को, एक्सपेंसेस को, एसेट्स को, लायबिलिटीज को पिछले साल के साथ। और जहां जहां अनयूजुअल चेंजेस हैं, कौन सी अनयूजुअल चेंजेस आए, वहां पे आप उन्हें बताएंगे कि इससे रिस्क राइज होता है। अब जो नेक्स्ट हमारे कोई 40-45 मिनट के करीब लेक्चर है, वो बेसिकली इसी कंसेप्ट के ऊपर फोकस कर रहा है। किस कंसेप्ट के ऊपर? कि हम एनालिटिकल प्रोसीजर से रिस्क कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है? आज के लेक्चर में अगर आपने सिर्फ यही एक टेक्निक सीख ली ना कि एनालिटिकल प्रोसीजर से रिस्क कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, लेक्चर का हक अदा हो गया, क्योंकि ये एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है। मैं स्टार्ट करें? चलिए, सबसे पहले याद रखिएगा, आपको हो सकता है वो इनकम स्टेटमेंट दे, हो सकता है बैलेंस शीट दे, हो सकता है दोनों इंफॉर्मेशन दे। अगर वो दोनों इंफॉर्मेशन देता है, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट की भी, तरतीब से चलना है, स्टार्ट करना है इनकम स्टेटमेंट से। एग्रीड? इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहला एरिया कौन सा आता है? सेल्स। सबसे पहले रिस्क असेसमेंट करनी है सेल्स से। अब जरा सुनिए, अगर आप इस साल की सेल्स को पिछले साल की सेल्स के साथ कंपेयर करते हैं, पता चलता है इस साल क्लाइंट की सेल्स बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तो कौन सा रिस्क हुआ? ओवर स्टेटमेंट है, जनरल वर्ड है, कैफ लेवल का वर्ड। अब आपको असर्शन की लैंग्वेज में बात करनी चाहिए, ओवर स्टेटमेंट नहीं, अकरेंस ऑफ सेल्स। वैल्यूएशन नहीं, वैल्यूएशन तो हमारा बैलेंस शीट के एरियाज के लिए यूज होता है, एक्यूरेसी, वैल्यूएशन, एलिगेशन। तो वैल्यूएशन के बजाय कौन सा वर्ड यूज करेंगे? अकरेंस ऑफ सेल्स। जी क्लियर होता है? इंक्रीज इन सेल्स, पिछले साल की निस्बत इस साल सेल्स बहुत ज्यादा हैं। चले, मैं आपसे टेक्निकल रिक्वायर नहीं करता, ओवर स्टेटमेंट ही बोल दे तो बोल दे, पिछले साल की निस्बत इस साल सेल इंक्रीज है। क्या रिस्क है? ओवर स्टेटमेंट या अकरेंस ऑफ सेल्स। अच्छा, प्रोसीजर बताना अभी मकसूद नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी जजमेंट पूछ रहा हूं। ऐसी सिचुएशन में आप क्या एक प्रोसीजर बता दें? रिस्क है कि क्लाइंट ने एक सेल रिकॉर्ड की हुई है, ओवरस्टेट की हुई है, एक प्रोसीजर बता दे, कैसे ढूंढेंगे? डॉक्यूमेंटेशन क्या मतलब? पूरा प्रोसीजर बताएं ना, क्या करें? ईयर एंड के करीब जो सिग्निफिकेंट सेल्स हैं उनका सैंपल सेलेक्ट कर लेंगे। बिल्कुल ठीक है, ये अच्छा प्रोसीजर है, क्योंकि ज्यादा चांसेस यही है कि क्लाइंट ने ईयर एंड पे सेल्स बुक की होगी हाई वैल्यू। ईयर एंड के फौरन बाद अगर कोई सेल्स रिटर्न आ रही है, शाबाश। तो ये भी हो सकता है कि रिलेटेड पार्टी से मिलकर कोई सेल की गई थी जो बाद में रिटर्न। बिल्कुल ठीक है, एक ही प्रोसीजर रिक्वायर्ड था, बता दिया आपने, शाबाश। तो पहला रिस्क क्लियर हो गया। अगर पिछले साल की निस्बत अनयूजुअल इंक्रीज इन सेल हो, क्या रिस्क है और उसको एड्रेस करने के लिए एक प्रोसीजर क्या परफॉर्म करना है? आगे चलें। पिछले साल की निस्बत इस साल सेल सिग्निफिकेंटली डिक्रीज है, अब क्या रिस्क है? अब क्या रिस्क है बताइए?
क्या अंडर स्टेटमेंट ऑफ सेल्स का रिस्क है? अंडर स्टेटमेंट का रिस्क नहीं है। क्यों नहीं है भला? क्योंकि क्लाइंट सेल्स को बढ़ाएगा तो सही, काम नहीं करेगा। ठीक है, या यूं कह सकते हैं कि कुछ स्टूडेंट ज्यादा आर्गू करते हैं तो मैं कहता हूं ठीक है, अंडर स्टेटमेंट भी हो सकता है, लेकिन इससे बड़ा रिस्क मौजूद है डिक्रीज इन सेल में। क्या? कि आपकी प्रोडक्ट सेल नहीं हो रही, इन्वेंट्री ऑब्सोलीट हो चुकी है। तो डिक्रीज इन सेल से आपने अंडर स्टेटमेंट ऑफ सेल का रिस्क आइडेंटिफाई नहीं करना। कौन सा रिस्क आइडेंटिफाई करना है? ऑब्सोलीट इन्वेंट्री का। अगर तो इन्वेंट्री खरीद के बेच रहे हैं ना, रिटेल बिजनेस है, तो सिर्फ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री का रिस्क है। लेकिन अगर इन्वेंट्री मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो जो इन्वेंट्री ऑब्सोलीट हुई उसकी रिलेटेड मशीनरी भी ऑब्सोलीट होगी कि नहीं? तो वैल्यूएशन ऑफ मशीनरी का रिस्क भी आ गया, या इंपेयरमेंट ऑफ मशीनरी का। और अगर इस इन्वेंट्री को मैन्युफैक्चर करने के लिए किसी से लाइसेंस लिया था, फ्रेंचाइज लिए थे, इंटेंजिबल्स बाय किए थे, तो वो भी इंपेयर्ड हो जाएंगे। क्वेश्चन में आपने देख लेना जो जो लिंक बनाता है, अगर वो सिर्फ रिटेल बिजनेस की बात करता है तो हम सिर्फ डिक्रीज इन सेल का इफेक्ट वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री तक रखेंगे, वरना मशीनरी की वैल्यूएशन भी इफेक्ट हो सकती है और इंटेंजिबल्स की भी। लेकिन सबसे अहम कंसेप्ट जो मैं चाहता हूं एग्जाम में जब आप जाए तो आपके जहन में हो वो ये कि जब सेल डिक्रीज होगी तो इसका रिस्क आपने अंडर स्टेटमेंट ऑफ सेल्स आइडेंटिफाई नहीं करना, बल्कि क्या आइडेंटिफाई करना है? ऑब्सोलीट इन्वेंट्री, और अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है इंपेयरमेंट ऑफ। ठीक है, अच्छा ऑब्सोलीट इन्वेंट्री है। अब इससे रिलेटेड सिर्फ एक प्रोसीजर बता दीजिए, क्या परफॉर्म करेंगे? एनआरवी, लोरो एनआरवी या कॉस्ट पे रिकॉर्ड होनी चाहिए। कैसे इंश्योर करेंगे एनआरवी क्या है? लेजर में एनआरवी तो नहीं आ रही होती, किसी लेजर में तो कॉस्ट आ रही होती है। क्लाइंट की वर्किंग देखेंगे एनआरवी की, ठीक है, ये भी ठीक है। और फिजिकल वेरिफिकेशन से ऑब्सोलीट इन्वेंट्री इस केस में आइडेंटिफाई नहीं होगी, क्योंकि ये फिजिकल डैमेज होने की वजह से इन्वेंट्री ऑब्सोलीट नहीं हुई, ये डिमांड कम होने की वजह से ऑब्सोलीट हुई है, आउट ऑफ फैशन की वजह से। शाबाश। लास्ट सेल प्राइस क्या थी, या ईयर एंड के बाद वेरी नेक्स्ट सेल प्राइस क्या है, ये इंडिकेशन होगी एनआरवी की, ये भी देख लेंगे। ठीक है, तो अच्छा ये तो हो गया वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री का प्रोसीजर। क्या डिक्रीज इन सेल की वजह से इंपेयरमेंट ऑफ मशीनरी का रिस्क राइज होता है? मैन्युफैक्चरिंग होता है और लिखा हुआ उसने मशीनरी मौजूद है, इसका एक प्रोसीजर बता दीजिए। वैल्यूएशन रिपोर्ट देखेंगे उसकी, वो कॉस्ट मॉडल पे है, कॉस्ट मॉडल फिर तो वैल्यूएशन नहीं करवाई होगी ना, वैल्यू इन यूज डिटरमिन करेंगे। शाबाश। देखेंगे क्लाइंट ने इंपेयरमेंट टेस्ट किया है कि नहीं मशीनरी का, और इस इंपेयरमेंट टेस्टिंग में खास तौर पे वैल्यू इन यूज की अजम्पशंस चेक करेंगे, ठीक कि वो रीजनेबल है कि नहीं। ठीक है, अच्छा यहां से एक और स्टैंडर्ड की तरफ मूव करूं, एग्जामिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, वो स्टैंडर्ड हमने पढ़ना है। वो ये कहता है कि आप पास्ट, आज तक आप पास्ट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करते हैं। ये स्टैंडर्ड का टॉपिक का क्वेश्चन नहीं है, आगे लेकिन एग्जाम में टेस्ट करता है। क्या आप फ्यूचर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई कर सकते हैं? आप यस कर सकते हैं। उन पे नॉर्मली हम उसे प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बोलते हैं, लेकिन उसमें नॉर्मली रीजनेबल एश्योरेंस नहीं, लिमिटेड एश्योरेंस देते हैं, क्योंकि फ्यूचर बहरहाल अनसर्टन है, पास्ट सर्टन है, फ्यूचर अनसर्टन है, तो रीजनेबल नहीं लिमिटेड, लेकिन उसको भी वेरीफाई कर सकते हैं। उसमें सबसे अहम चीज पता है क्या आती है, कि आपने देखना है क्लाइंट ने प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनाते हुए जिन अजम्पशन एस्टिमेट्स को यूज किया है वो रीजनेबल है कि नहीं। अभी आपने कहा कि वैल्यू इन यूज देखेंगे, ठीक है, वैल्यू इन यूज में क्या चीज आप, क्लाइंट ने आपको कैलकुलेशन करके दे दी, सर ये वैल्यू इन यूज है और ये देखिए इसकी अमाउंट बहुत ज्यादा है, कोई इंपेयरमेंट टेस्टिंग की जरूरत नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन देख लेंगे, या उस कैलकुलेशन के अंदर जो अजम्पशन यूज हुई है उनकी रीजनेबलनेस भी देखनी है। कोई एक अजम्पशन बता सकते हैं जो वैल्यू इन यूज में इस्तेमाल होती हो? इंटरेस्ट रेट, रेजिडुअल वैल्यू, सेल कितनी इंक्रीज हो रही है हर साल, ठीक है, इन्फ्लेशन रेट, ठीक है, ये सारी डिमांड, प्रोजेक्टेड डिमांड हर साल, इनहेंस करने के लिए अगर कोई एक्सपेंस किया कैपेसिटी को इनहेंस करने के लिए, तो ये अजम्पशंस हैं जिनकी रीजनेबलनेस आपने चेक करनी है। तो ये ध्यान में रखिएगा, हमारे सिलेबस में एक स्टैंडर्ड ऐसा भी आने वाला है जिसमें हम क्या करेंगे, फ्यूचर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की वेरीफाई कर रहे होंगे,
तो वैल्यू इन यूज की एक एग्जांपल आई तो मैंने कहा चले हमने से कंसेप्ट बिल्ड कर लो। बहरहाल मेन कंसेप्ट की तरफ वापस आते हैं। पिछले साल की निस्बत इस साल सेल्स बढ़ गई है, क्या रिस्क है? ओवर स्टेटमेंट, अक्ररेंस ऑफ सेल्स। पिछले साल की निस्बत इस साल सेल्स कम हो रही है, ऑब्सोलीट इन्वेंटरी। और दूसरा इंपेयरमेंट ऑफ मशीनरी। आगे चलते हैं, इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ सेल्स या डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ सेल्स। अच्छा मुझे बताइए, कॉस्ट ऑफ सेल्स पिछले साल जितनी पिछले साल थी उतनी ही इस साल है, रिस्क है कि नहीं है? या कि इट डिपेंड्स? डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है? सेल्स पे, के सेल्स बढ़ी है कि नहीं। जिस लिहाज से सेल्स इंक्रीज हो उसी लिहाज से कॉस्ट ऑफ सेल्स भी इंक्रीज होनी चाहिए। अगर सेल 30% से बढ़ी, कॉस्ट ऑफ सेल्स भी 30% से इंक्रीज हुई, कोई रिस्क नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर सेल्स बढ़ रही है, कॉस्ट ऑफ सेल्स कम हो रही है, तो रिस्क है। हम क्या करते हैं, एक परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं कि कॉस्ट ऑफ सेल्स सेल्स की कितने परसेंट होती है। जैसा जीपी रेशो होती है ना, जीपी रेशो को ही अपोजिट कर लें तो कॉस्ट ऑफ सेल्स रेशो आ जाती है। कॉस्ट ऑफ सेल्स रेशो या जीपी रेशो ओवर द ईयर कांस्टेंट रहनी चाहिए। रेशो की बात कर रहा हूं, अमाउंट की नहीं बात कर रहा। अगर पिछले साल सेल कॉस्ट ऑफ सेल सेल का 70% थी, इस साल भी कॉस्ट ऑफ सेल सेल्स का 70% ही होनी चाहिए। अगर कम या ज्यादा है तो उसमें रिस्क होगा। कॉस्ट ऑफ सेल्स पिछले साल के निस्बत अगर पिछले साल 70% थी, इस साल 60% है, क्या रिस्क है? अंडरस्टेट की होगी क्लाइंट ने। और कॉस्ट ऑफ सेल अंडरस्टेट का मतलब है परचेजेस अंडरस्टेट किए होंगे या क्लोजिंग स्टॉक ओवरस्टेट किया होगा। ये बात समझ आई? आगे चलते हैं, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स को हैंडल कर लेंगे। याद रखें, कॉस्ट ऑफ सेल्स का मतलब है पर ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो जब कॉस्ट ऑफ सेल्स में रिस्क राइज होगा तो हमने परचेजेस में भी आइडेंटिफाई करना है रिस्क, क्लोजिंग स्टॉक में भी करना है। ओपनिंग स्टॉक में आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे हम अलग से 5-10 में वेरीफाई कर चुके होते हैं। या तो अगर हम ही आइटम हमने पिछले साल कर लिया होगा वेरीफाई, मजीद दोबारा उसको चेक करने की जरूरत नहीं। या अगर हम चेंज ऑफ आइटम का केस है तो 5-10 में हमने इसको अलग से वेरीफाई कर लिया होता है। क्लियर जी? चलिए, सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स में रिस्क असेसमेंट क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं। जीपी रेशो, जीपी रेशो की रिस्क असेसमेंट वैसी ही है जैसी कॉस्ट ऑफ सेल्स। फर्क सिर्फ यह कि अपोजिट चलते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट। अगर जीपी रेशो पिछले सालों की निस्बत परसेंटेज ज्यादा है तो इसका मतलब है कॉस्ट ऑफ सेल्स कम हो रही है। अगर क्वेश्चन में सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट सारे गिवन हो ना, तो हम ग्रॉस प्रॉफिट की रिस्क बेस पे रिस्क असेसमेंट नहीं करते, बल्कि सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स की बेस पे करते हैं। लेकिन अगर सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं, डायरेक्ट जीपी रेशो दी है उसने क्वेश्चन में, तो हम जीपी रेशो की बेस पे रिस्क असेसमेंट करें। ग्रॉस प्रॉफिट से आगे चलें। नेक्स्ट है जी सेलिंग एक्सपेंसेस और एडमिन एक्सपेंसेस। इन दोनों में फर्क क्या है? बजटिंग तो आपने पढ़ी होगी किसी ना किसी सब्जेक्ट में। सेलिंग एक्सपेंस और एडमिन एक्सपेंसेस में एक फर्क बताइए, सबसे अहम। शाबाश, सेलिंग नॉर्मली वेरिएबल होते हैं और एडमिन एक्सपेंसेस नॉर्मली फिक्स होते हैं। हमने सेलिंग एक्सपेंसेस में देखना है कि वो सेल के साथ हो, सेल बढ़ रही है तो वो उस हिसाब से इंक्रीज हो रहे हो, सेल कम हो रही है वो उस लिहाज से कम हो रहे हैं। लेकिन एडमिन एक्सपेंसेस फिक्स नेचर के होते हैं, वो सेल्स के बढ़ने या कम होने से चेंज नहीं होने चाहिए। भाई ये सेलिंग एडमिन की बात समझ आती है? अब ये कभी इंक्रीज करवाएगा कभी डिक्रीज है, तो मैं समझाने के लिए एरो लगाया हुआ ना, ये इंक्रीज भी हो सकता है सारे, डिक्रीज भी हो सकते हैं। इंटरेस्ट एक्सपेंस, हाँ जी, हमारा रूल है कि इनकम स्टेटमेंट की जो आइटम किसी दूसरे पे बेस कर रही हो ना, रिलेट कर रही हो, तो हम लिंक करके रिस्क असेसमेंट करते हैं। इंटरेस्ट एक्सपेंस का डायरेक्ट रिस्क असेसमेंट नहीं करेंगे, उसे लोन के साथ लिंक करेंगे। अगर लोन बढ़ा है और इंटरेस्ट बढ़ा है उसी हिसाब से, कोई रिस्क नहीं। लोन कम हो रहा है, इंटरेस्ट भी उसी लिहाज से कम हो रहा है, कोई रिस्क नहीं। लेकिन लोन बढ़ रहा है, इंटरेस्ट कम हो रहा है, या लोन कम हो रहा है, इंटरेस्ट बढ़ रहा है, फिर रिस्क है। क्लियर जी? अच्छा, यहां तक हमारी डिस्कशन हुई इनकम स्टेटमेंट की। अब जरा बैलेंस शीट के ऊपर आते हैं। पिछले साल की निस्बत इस साल डेटर्स अगर इंक्रीज हो रहे हैं, अच्छा बताइए, डायरेक्टर्स को ये डेटर्स को डायरेक्टली कंपेयर करना चाहिए कि सेल के साथ लिंक करके?
सेल के साथ। जब डेटर्स को सेल के साथ लिंक करते हैं तो इस रेशियो को हम क्या कहते हैं? डेटर्स टर्नओवर रेशियो। ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? डेटर्स डिवाइडेड बाय सेल्स, और फिर इसे डेज में कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लाई बाय 360 करके। तो डेटर्स टर्नओवर रेशियो अगर इंक्रीज हो रहा है, डेटर्स टर्नओवर रेशियो अगर डेज में इंक्रीज, इसका मतलब क्या है कि डेटर से टाइमली पैसे नहीं आ रहे, बैड डेटोर। ठीक है, इसी तरह इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो अगर डेज में इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब क्या है? इन्वेंट्री ऑब्सोलीट हो गई, यानी बेचने में मुश्किल आ गया। क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो अगर डिक्रीज हो रहे हैं, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब क्रेडिटर कम हो रहे हैं, ज्यादा नहीं। क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो डिक्रीज हो रहे हैं, इसमें रिस्क क्या है कि क्रेडिटर कंप्लीटली रिकॉर्ड नहीं किए हुए। हमने एज ऑडिटर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के साथ सोचते हैं ना, क्रेडिटर अगर पिछले साल की निस्बत आते हैं, क्या हम ये सोचे कि पेमेंट कर दी है या ये सोचे कि रिकॉर्ड ही नहीं हुए? क्लियर जी? अच्छा, अगर क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो ज्यादा हो गए, क्रेडिटर ज्यादा हो गए पिछले साल की निस्बत, हम पेमेंट्स नहीं कर पा रहे हैं, ये लिक्विडिटी प्रॉब्लम की तरफ इशारा कर रहा है। अगर एक आधे लिक्विडिटी प्रॉब्लम है तो कोई नहीं, फिर सिर्फ कमेंट कर देंगे। लेकिन अगर ज्यादा प्रॉब्लम्स हो ना, फिर गोइंग कंसर्न को डिस्कस करना होता है रिस्क असेसमेंट में। हमने जैसे मेजर प्रोडक्ट भी कह रहे हैं ऑब्सोलीट हो गई है, मार्केट में कंपटीशन बढ़ गया है, तो इन सारी सिचुएशंस को सामने रखते हुए हम गोइंग कंसर्न पे भी कमेंट करते हैं जी। तो मुझे बताइए, वन बाय वन एक दफा फिर से रीड कर लीजिए इन सारी एग्जांपल्स को, और हो सकता है मजीद भी कुछ एग्जांपल आए, जब केस स्टडी करते हैं मजीद एग्जांपल आएंगे, उनको भी डिस्कस कर लेंगे। पहले एक नजर इन सारी एग्जांपल्स को पढ़ लें और मुझे बताएं कि आप इस काबिल हैं कि इस इंफॉर्मेशन से रिस्क आइडेंटिफाई कर सके। ठीक है, कुछ का मैंने एक एक प्रोसीजर पूछा, कुछ का नहीं पूछ सका, वो जब केस स्टडी करेंगे तब पूछ लूंगा। एक दफा पढ़ लें जरा क्विकली। एनालिटिकल प्रोसीजर से रिस्क आइडेंटिफाई करना अहम स्किल है, जब वो तकरीबन हर अटेम्प्ट में टेस्ट करता है। जी क्लियर? कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लें। नहीं? अब हम चलते हैं सब्सटेंटिव प्रोसीजर की तरफ। एनालिटिकल प्रोसीजर को रिस्क असेसमेंट के तौर पे तो परफॉर्म किया ही जा सकता है, इन्हें सब्सटेंटिव प्रोसीजर के तौर पे भी परफॉर्म किया जा सकता है। सब्सटेंटिव प्रोसीजर का मतलब क्या होता है कि हम इसलिए नहीं परफॉर्म करें एनालिटिकल प्रोसीजर कि हमने देखना है इस एरिया में रिस्क हाई है कि लो है, बल्कि जो भी रिस्क है उसको एड्रेस करने के लिए एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं। यह है सब्सटेंटिव प्रोसीजर। लेकिन सब्सटेंटिव प्रोसीजर में एक प्रॉब्लम है, रिस्क एनालिटिकल प्रोसीजर को रिस्क असेसमेंट के तौर पे तो हम तकरीबन हर एरिया में परफॉर्म कर लेते हैं, चाहे वो इनकम हो, चाहे एक्सपेंस हो, चाहे एसेट्स हो, चाहे लायबिलिटीज हो। पिछले साल से कंपेयर करें, आपको थोड़ा ट्रेंड का अंदाजा हो जाता है कि बैलेंस ट्रेंड या रीजनेबल रेंज के मुताबिक है कि नहीं। लेकिन सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स में ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ये कहते हैं कि ऑडिटर हर एरिया में एनालिटिकल प्रोसीजर को एज सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म नहीं कर सकता। कुछ एरिया में कर सकता है, कुछ एरिया में। तो सबसे पहले जो आपने देखना है वो ये कि जिस एरिया में भी आप एनालिटिकल प्रोसीजर को एज सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करने जा रहे हैं वो सूटेबल है कि नहीं। कुछ एरियाज एनालिटिकल प्रोसीजर के लिए सूटेबल होते हैं, कुछ नहीं। स्टैंडर्ड इसमें आपको बताता है वैसे तो आपने किस एरिया में एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, किस में नहीं, या आप डिसीजन करते हैं एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस को देख के। जिस एरिया में एनालिटिकल प्रोसीजर के जरिए मिस स्टेटमेंट को एफिशिएंटली इफेक्टिवली डिटेक्ट किया जा सकता है, आप एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, वरना टेस्ट ऑफ डिटेल। लेकिन स्टैंडर्ड इसके बाद कुछ एग्जांपल भी बताता है, और उन एग्जांपल में यह कहता है कि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इंफॉर्मेशन का आपस में प्लॉजिबल रिलेशनशिप है तो आप एनालिटिकल प्रोसीजर एज सब्सटेंटिव परफॉर्म कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल देते हुए वो कहता है कि सेल्स रेवेन्यू और नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड में प्लॉजिबल रिलेशनशिप है तो आप सेल्स में एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हैं, अगर प्रिडिक्ट कर सकते हो आप रेवेन्यू को। और अगर आपके पास नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड हो, एवरेज प्राइस पर यूनिट हो, तो आप क्यों नहीं प्रिडिक्ट कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं।
तो क्या एनालिटिकल प्रोसीजर हर एरिया में परफॉर्म किए जा सकते हैं, सुटेबल है? नहीं। किन एरिया में सुटेबल है? जहां पे प्लॉजिबल रिलेशनशिप होता है। फिर स्टैंडर्ड अगली एग्जांपल देता है, कहता है पेरोल एक्सपेंसेस और नंबर ऑफ एम्प्लॉइज का प्लॉजिबल रिलेशनशिप है, आप इन दोनों के रिलेशनशिप की बेस पे पेरोल में एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हैं सब्सटेंटिव के तौर पे। फिर कहता है लेकिन नंबर ऑफ एम्प्लॉइज में और रिपेयर एक्सपेंस में प्लॉजिबल रिलेशनशिप नहीं है, आप रिपेयर एक्सपेंस में एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म नहीं कर सकते। क्लियर? मैसेज समझ आ रहा है आपको उसका कि वो कह रहा है कि हर एरिया में एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करना सुटेबल नहीं है। आखिरी एग्जांपल आप सही बताएंगे तो आगे चलूंगा, वरना है सेल्स को हमने वेरीफाई कर लिया, ठीक है। अब हम देखना चाहते हैं कि सेलिंग एक्सपेंस या एडमिन एक्सपेंस, इनमें से किसको एनालिटिकल प्रोसीजर के जरिए वेरीफाई किया जा सकता है? तो बता सकते हैं किसको? क्यों सेलिंग एक्सपेंस को? क्यों? क्योंकि सेलिंग एक्सपेंस और सेल्स का प्लॉजिबल रिलेशनशिप है, एडमिन एक्सपेंस और सेल्स का प्लॉजिबल रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। मेरी सूटेबिलिटी समझ आई? अगर आप इजाजत दें तो जिस तरह रिस्क असेसमेंट में डिफरेंट एरियाज की आपको एग्जांपल दी कि इस एरिया में ऐसे रिस्क असेसमेंट होगा, इस एरिया में ऐसे रिस्क असेसमेंट होगा, थोड़ा सा मजीद इस पे टाइम लगा के इसकी भी एग्जांपल डिस्कस ना कर लें कि किन किन एरियाज में कैसे एनालिटिकल प्रोसीजर सब्सटेंटिव प्रोसीजर के तौर पे यूज होगा। बिल्कुल ये एग्जांपल आपके सामने है, ये एग्जांपल। इन एग्जांपल में और इन एग्जांपल में फर्क जहन में रखें। ये राइट साइड वाली एग्जांपल कौन सी है? ये है एनालिटिकल प्रोसीजर को हम कैसे रिस्क असेसमेंट के लिए यूज करते हैं। मेरे लेफ्ट साइड वाली एग्जांपल कौन सी है? सब्सटेंटिव। ये वो एग्जांपल है कि एनालिटिकल प्रोसीजर को कैसे सब्सटेंटिव प्रोसीजर के तौर पे यूज कर सकते हैं। पहली एग्जांपल सेल्स को हम एनालिटिकल प्रोसीजर के जरिए वेरीफाई कर सकते हैं। कैसे? नंबर ऑफ यूनिट्स को सेल प्राइस से मल्टीप्लाई कर दें। लेकिन याद रखें हमारे कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं जिनका सेल प्राइस जो होती है फिक्स होती है, लेकिन कुछ क्लाइंट्स की सेल प्राइस फिक्स नहीं होती। जहां पे अगर तो फर्क थोड़ा बहुत है ना तो एवरेज आउट कर ले, लेकिन अगर फर्क ज्यादा है तो वहां पे आप एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म नहीं कर सकते। हर सेल्स में एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म नहीं होते। जिन क्लाइंट्स ने सेल प्राइस फिक्स की हुई है वहां पे एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म होंगे, वरना नहीं होंगे। कुछ समझ आ रही है बात? आगे जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि बाटा सर्विस, इन क्लाइंट्स का ऑडिट करने के लिए जाए, ठीक है, तो क्या इनके सेल्स को वेरीफाई करने के लिए एनालिटिकल प्रोसीजर सूटेबल हैं? सेल्स रेवेन्यू, अगर आपके पास नंबर ऑफ शूज सोल्ड का डाटा है, प्राइस भी फिक्स होती है इनकी, मल्टीप्लाई करें सेल्स रेवेन्यू वेरीफाई कर सकते हैं सही है कि नहीं। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल नारकली चले जाए और वहां पे उस बाजार में देखें, वहां पे तो बार बार्गेनिंग होती है, बार्गेनिंग। अब वहां पे सेम यूनिट किसी को हाई प्राइस में किसी को कम पे बेचा जा रहा है, क्या वहां पे एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इसीलिए जहां पे सेल प्राइस फिक्स होगी ना वहां पे आप सेल्स को वेरीफाई कर सकते हैं यूजिंग एनालिटिकल प्रोसीजर। अगर सेल प्राइस फिक्स नहीं तो फिर आपको टेस्ट ऑफ डिटेल से करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन को वेरीफाई कर सकते हैं कैसे? फिक्स एसेट के साथ डेप्रिसिएशन रेट लगाएं, मेथड के मुताबिक स्ट्रेट लाइन है तो डायरेक्ट, वरना रिड्यूसिंग बैलेंस है तो, और फिर एडिशन डिस्पोजल की डिस्काउंट लाते हैं, उसमें कितने 3-4 कॉलम बनेंगे बस, और डेप्रिसिएशन वेरीफाई हो जाएगी। क्लियर? क्योंकि डेप्रिसिएशन में नॉर्मली रेट सेम होता है, आप आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि एक्सपेंस क्या होगा। सैलरीज एक्सपेंस एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हैं कैसे? नंबर ऑफ एम्प्लॉय से मल्टीप्लाई कर दें एवरेज सैलरी का। लेकिन याद रखिए इसमें भी 2 सिचुएशन होती थी प्रैक्टिकली। हमारे कुछ क्लाइंट होते हैं, फैक्ट्री है ना, उसमें नॉर्मली वर्कर्स की सैलरी सेम है, उनमें हम वर्कर की सैलरी बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर लेते थे, वेरीफाई कर लेते थे। कैसे? पर मंथ सैलरी मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ वर्कर मल्टीप्लाइड बाय 12। अगर आर्ली रेट पे है तो इसी तरह आर के साथ मल्टीप्लाई, क्योंकि इस फैक्ट्री के अंदर वर्कर की सैलरी नॉर्मली सेम होती है, लेकिन ऑफिस में जो सैलरी एक्सपेंस होता है एडमिन का वो सेम नहीं होता। लेकिन उस पर भी हम एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर लिया करते थे। एवरेज या यूं करते थे कि पिछले साल दिसंबर के महीने का एक्सपेंस लिया, उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर जॉइनर्स का इफेक्ट ऐड किया,
लीवर्स का इफेक्ट लेस किया, बोनस वगैरह अगर मिला ऐड किया, ये पूरे साल का एक्सपेंस एक सफे के ऊपर हम ये सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म, एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर लेते थे। कभी किया आपने इस तरह? तो याद रखिएगा एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करने के लिए जरूरी है कि फिगर्स प्रिडिक्टेबल हो, ठीक है, उनका एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप डेवलप हो रहा हो। कमीशन एक्सपेंस, सेल्स में कमीशन मिल रहा है, तो आप अगर सेल्स वेरीफाई कर लें तो उसके बाद आसानी से कमीशन को वेरीफाई कर सकते हैं। कैसे? कमीशन का रेट उसमें लगा दीजिए। और अगर कमीशन अरेंजमेंट कुछ इस तरह की है कि जी 50 मिलियन से ज्यादा की जो सेल होगी उस पर कमीशन मिलेगा, तो जो भी अरेंजमेंट है उसके मुताबिक कैलकुलेशन कर लें, जो भी अरेंजमेंट है उसके मुताबिक कैलकुलेशन कर लें। क्या कमीशन एक्सपेंस और सेल्स का प्लॉजिबल रिलेशनशिप है? और हम प्रैक्टिकली रेंट एक्सपेंस पे भी एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, बजाय ये कि रेंट की हर महीने की पेमेंट को लदा देखें। रेंट एग्रीमेंट उठा के देख लेते हैं, कितना रेंट एग्रीमेंट 12 से मल्टीप्लाई कर दें। बाज़ ये होता था कि ड्यूरिंग द ईयर 10% इंक्रीमेंट लगता था, आपको पता है ये रेंट में नॉर्मली कॉमन प्रैक्टिस है, तो वो हम 10% मल्टीप्लाई कर देते हैं। इंटरेस्ट एक्सपेंस लोन के साथ लिंक है, जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है। हाँ, प्रैक्टिस में ये करते थे हम, हर महीने का बैलेंस लदा देख लेते थे, या अगर लॉन्ग टर्म लोन है तो फिर अगर रीपे हुआ है पार्शल, तो जहां पे रीपे होता था वहां पे रिड्यूस करके फिर आगे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते थे। क्लियर? ये सारे एरियाज ये हैं। कंप्लीटनेस ऑफ एक्रूअल्स, पिछले साल और इस साल की जो भी एक्रूअल्स है, एक्रूड एक्सपेंसेस है, उनको कंपेयर करना। ये वैसे सब्सटेंटिव प्रोसीजर से ज्यादा रिस्क असेसमेंट का प्रोसीजर लग रहा है मुझे, कंप्लीटनेस ऑफ एक्रूअल। लेकिन ये जो बाकी के एरियाज है ना, ये ध्यान में रखिए, प्रैक्टिस में आप तकरीबन हर क्लाइंट पे इन एरियाज पे एनालिटिकल प्रोसीजर को यूज करते हैं एज सब्सटेंटिव। मेन कंसेप्ट नहीं आपने छोड़ना। एनालिटिकल प्रोसीजर को रिस्क असेसमेंट के तौर पे भी यूज कर सकते हैं, सब्सटेंटिव प्रोसीजर। रिस्क असेसमेंट तो तकरीबन हर एरिया में चलता है। सब्सटेंटिव प्रोसीजर कुछ एरिया पे चलेगा, कुछ में नहीं, कुछ में सूटेबल है, कुछ में नहीं। किन में सूटेबल होता है? जिनमें प्लॉजिबल रिलेशनशिप हो, रिजल्ट्स को प्रिडिक्ट किया जा सकता है। ठीक है, कुछ एग्जांपल मैंने आपके साथ रिस्क असेसमेंट के डिस्कस किए, कुछ एग्जांपल सब्सटेंटिव प्रोसीजर के तौर पे। अच्छा, फिर वापस आए डिटरमिन सूटेबिलिटी। हमने सेल्स में कहा कि जी क्लाइंट की प्राइस फिक्स है, या पेरोल में हमने कहा कि जी पेरोल में चूंकि फैक्ट्री वर्कर्स हैं, नॉर्मली पेरोल फिक्स होती है पर मंथ, तो हम इसके ऊपर एनालिटिकल प्रोसेस सूटेबल है। अगला स्टेप क्या होता है? एनालिटिकल प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए आपको क्लाइंट से डाटा चाहिए, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज चाहिए, वर्कर की सैलरी डायरेक्टर्स ने कितनी प्रूव किया वो चाहिए, आवर्ली रेट है या मंथली सैलरी। तो जो डाटा आपको एनालिटिकल प्रोसीजर के लिए चाहिए वो कौन प्रोवाइड करता है? मैनेजमेंट। हमने ये देखना है, चेक करना है क्या ये डाटा रिलायबल है कि नहीं। मैनेजमेंट हमें जो भी डाटा प्रोवाइड करे उसकी एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस को हमने चेक करना होता है, देख लें कि वो करेक्ट है कि नहीं। अगर रिलायबल हो तो फिर आगे यूज करना है उसको, वरना एनालिटिकल प्रोसीजर में ऐसे डाटा को यूज नहीं करना, क्योंकि एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करने आपने डाटा की बेस पे, अगर डाटा ही गलत है, इनकम्प्लीट है, गलत है, तो एनालिटिकल प्रोसीजर कभी आप सही परफॉर्म कर ही नहीं सकते। पहले नंबर पे देखना एरिया सूटेबल है कि नहीं, दूसरे नंबर पे उस एरिया का जो डाटा होगा रिलायबिलिटी। तीसरे नंबर पे आपने प्रिसाइज एक्सपेक्टेशन डेवलप कर लेनी है। अच्छा, इनके ना कुछ एक दो तीन फैक्टर्स बता रहा होता है, फैक्टर्स वो इतने काम के नहीं है, मेन कंसेप्ट काम का है। फैक्टर आप रीड कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हुई तो पूछ लीजिएगा, वरना वो इतने काम रिप्रोडक्शन का है वो नहीं पूछेगा। अगर पूछेगा भी तो आप पूरी स्टैंडर्ड खोल के बता सकते हैं उसको। तीसरी चीज डेवलप प्रिसाइज एक्सपेक्टेशन। प्रिसाइज एक्सपेक्टेशन में ऑडिटर खुद से कैलकुलेट करके एस्टिमेट करता है कि इस एरिया की फिगर कितनी होनी चाहिए। जैसे सेल्स में एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा है तो ऑडिटर नंबर ऑफ यूनिट्स को सेल प्राइस से मल्टीप्लाई करके एस्टिमेट करेगा कि टोटल रेवेन्यू कितना होना चाहिए। पेरोल को वेरीफाई करने की कोशिश कर रहा है तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज को सैलरीज के साथ मल्टीप्लाई करके एस्टिमेट करेगा कि मेरे मुताबिक कितनी फिगर आनी चाहिए सैलरीज एक्सपेंस की। यह है डेवलप प्रिसाइज एक्सपेक्टेशन। थर्ड स्टेप में ये करेगा। थर्ड स्टेप में क्या काम कर रहा है, क्लियर हो गया। फोर्थ स्टेप में वो अपनी कैलकुलेटेड या एस्टिमेटेड फिगर को क्लाइंट की एक्चुअल फिगर के साथ कंपेयर करेगा, देखने के लिए कि वो सेम है या कि कोई डिफरेंस है। अगर डिफरेंस है तो देखा जाएगा वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं। अगर तो डिफरेंस इमटेरियल हुआ एक्सेप्टेबल, अगर डिफरेंस मटेरियल हुआ एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, अगर रिस्क ज्यादा हुआ तो फिर हम कहते हैं कि नहीं एक्सेप्टेबल नहीं होगा डिफरेंस।
ठीक है। अच्छा, अगर तो डिफरेंस एक्सेप्टेबल है, कहानी यही खत्म। अगर डिफरेंस एक्सेप्टेबल नहीं है फिर क्या करना है? फिर नहीं, अभी नहीं, फिर मैनेजमेंट से डिफरेंस इन्वेस्टिगेट करना है, मैनेजमेंट से पूछना है ये सर हमारे मुताबिक आपकी फिगर ये होनी चाहिए इनकम एक्सपेंस की, आपने इतनी रिकॉर्ड किया, फर्क किस चीज का है? क्लाइंट कोई ना कोई इन्वेस्टिगेशन, ये इन्वेस्टिगेशन यही चीज है, ये जो मैंने आपको बताया था ना, ये स्टार्ट एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करने के बाद अगर अनयूजुअल डिफरेंस आए हम क्लाइंट से इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो इन्वेस्टिगेट, अगर क्लाइंट हमें इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में रीजनेबल जस्टिफिकेशन दे दे तो ठीक है, हम उसे कॉरोबरेट करते हैं, कंफर्म करते हैं खुद प्रोसीजर परफॉर्म करके और फिर कहते हैं ठीक। लेकिन अगर क्लाइंट कोई रीजनेबल जस्टिफिकेशन ना दे सके या उसने जो बात कही उसको हम कॉरोबरेट नहीं कर पाए तो फिर इसका मतलब है एनालिटिकल प्रोसीजर ने हमें एविडेंस प्रोवाइड नहीं किया। इस सिचुएशन में क्या करना है? टेस्ट ऑफ डिटेल्स की तरफ चलेंगे। क्लियर? तो ये 5 स्टेप्स हैं जो हमने परफॉर्म करने हैं। कब? शाबाश, जब एनालिटिकल प्रोसीजर को है सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे होंगे। ठीक है, तो 2 बड़े यूजेस हो गए। हमने एनालिटिकल प्रोसीजर की डेफिनेशन पढ़ ली, हमने एनालिटिकल प्रोसीजर का यूज एज रिस्क असेसमेंट पढ़ लिया, एज सब्सटेंटिव प्रोसीजर पढ़ लिया, और अब हम क्या करने जा रहे हैं? लास्ट, यूज ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर इन फॉर्मिंग ओवरऑल कंक्लूजन। ये नॉर्मली एनालिटिकल प्रोसीजर का ये यूज नॉर्मली सीनियर मैनेजर या पार्टनर करते हैं। वो ये देखते हैं, हम लोग जो जूनियर्स होते हैं ना, जूनियर्स, हम तो नहीं करना चाहिए, अब तुम आप लोग जब एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे होंगे तो ज्यादातर एज सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं या एज रिस्क असेसमेंट परफॉर्म करते हैं। ठीक है, लेकिन जो सीनियर मैनेजर या पार्टनर्स होते हैं उनके सामने जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आती हैं तो वो ओवरऑल सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एक दूसरे के साथ एरियाज को लिंक करके देखने की कोशिश करते हैं कि इधर से सेल्स बढ़ रही है, कॉस्ट ऑफ सेल्स भी बढ़नी चाहिए, साथ इन्वेंट्री में क्या इफेक्ट आ रहा है वो भी देखना। ठीक है, इन्वेंट्री बढ़ रही है तो उस लिहाज से परचेजेस भी इंक्रीज होनी चाहिए, परचेजेस इंक्रीज हुई है तो इसका इफेक्ट क्रेडिटर में भी देखेंगे। तो जो जूनियर जो टीम मेंबर्स होते हैं वो नॉर्मली एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करते हुए एक एरिया को ध्यान में रखते हैं, जबकि पार्टनर जब या सीनियर मैनेजर परफॉर्म कर रहे होते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर, वो सारे एरियाज को एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें कभी कभार कहानी में ट्विस्ट आ जाता है कि हो सकता है पार्टनर जब एंड पे एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा हो उसके सामने कोई ऐसा रिस्क आ जाए जो पहले आइडेंटिफाई नहीं हुआ था, अनआइडेंटिफाइड या अनरिकॉग्नाइज्ड रिस्क आ जाए। गैस कीजिए, पार्टनर एंगेजमेंट के एंड पे एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा है, आखिरी 2-3 दिन रह गए, कोई एक रिस्क सामने आ गया जो पहले किसी वजह से आइडेंटिफाई नहीं हो सका था, या उसे उधर ही दबा दिया जाएगा कि दोबारा से उस एरिया के ऊपर प्रोसीजर परफॉर्म किया जाएगा, दोबारा से रिस्क असेसमेंट को रिवाइज किया जाएगा, फर्दर प्रोसीजर परफॉर्म किए जाएंगे जो कि जरूरी होंगे। कुछ समझ आई आपको? तो ये था हमारा ISA 520। अभी तक के लेक्चर में हमने क्या सीखा? हमने सीखा एनालिटिकल प्रोसीजर की डेफिनेशन, हमने सीखा यूज ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर इन रिस्क असेसमेंट विद एग्जांपल्स, हमने सीखा यूज ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर इन सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स विद एग्जांपल्स, फिर हमने सीखा यूज ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर इन फॉर्मिंग ओवरऑल कंक्लूजन। इसकी कोई एग्जांपल नहीं, सिर्फ एक छोटा सा कंसेप्ट है कि ये सीनियर मैनेजर या पार्टनर करते हैं और अगर इसमें कोई रिस्क सामने आ जाए जो पहले नहीं आया था तो सामने दोबारा से ऑडिट खुल गया, हमने सारे उन जो जिन एरिया में रिस्क है उन पे प्रोसीजर को रिवाइज करना होगा। क्लियर जी? चलिए, अब आपको 5 मिनट दिए जा रहे हैं, आप एक दफा तसल्ली से ISA 520 की रीडिंग कर लें, फिर इसके बाद हम इसके क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। रिस्क असेसमेंट का क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ आज। ठीक है जी, चलिए जी, पॉज कीजिएगा जी। उम्मीद है आपने रीडिंग कर ली होगी, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो चलिए फिर फौरन कैलकुलेटर अपने सामने रखें। कैलकुलेटर क्यों सामने रखें? क्योंकि अब हम रिस्क असेसमेंट करने जा रहे हैं थ्रू एनालिटिकल प्रोसीजर, और आपको पता है एनालिसिस करने में, कंपैरिजन करने में कैलकुलेटर तो यूज होगा ही। ये एक क्वेश्चन सेलेक्ट किया मैंने, इसमें एनालिटिकल प्रोसीजर के जरिए से भी रिस्क असेसमेंट है और इंफॉर्मेशन जो है, जो टेक्स्ट फॉर्म में इंफॉर्मेशन है, डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन, उसके जरिए से भी रिस्क असेसमेंट डिस्कस की गई। इसका मतलब 520 का कंसेप्ट भी टेस्ट हो जाएगा हमारा और 315 का भी डायरेक्टली। ठीक है, लेकिन 315 चूंकि नहीं पढ़ाया इसलिए अगर आप डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन में से रिस्क आइडेंटिफाई ना कर सके तो प्रॉब्लम कोई नहीं, लेकिन पहले सबसे पहले रिक्वायरमेंट को पढ़ लेते हैं। इस क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट में कह रहा है गिवन द अबव डेटा एंड सर्कमस्टेंसेस आइडेंटिफाई द रिस्क
दैट में रिजल्ट इन मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स इन दी फाइनेंशियल स्टेट। वो रिस्क बताइए जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मिस स्टेटमेंट का बायस बन सकते हैं। तो इसकी रिक्वायरमेंट सबसे अहम लफ्ज कौन सा है? रिस्क हमारा। ठीक है क्वेश्चन तो उसको अंडरलाइन कर लें, जो वर्ड रिस्क है उसको। नेक्स्ट कह रहा है सी व्यू लिमिटेड इज ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। यहां तक कोई रिस्क है कि हमारा क्लाइंट एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है? इसमें कोई रिस्क नहीं है। अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो लिंक हो, इसका मतलब है इनके पास कोई ना कोई इक्विपमेंट भी होगा, उसकी इंपेयरमेंट का रिस्क आ सकता है। बिल्कुल ये इंफॉर्मेशन आगे इन इटसेल्फ यहां तक इंफॉर्मेशन में कोई सिग्निफिकेंट रिस्क नहीं है। कह रहा है बहरोज एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर देयर ऑडिटर्स। इसमें रिस्क है कोई रिस्क नहीं है। अच्छा किसी ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी फॉर द ईयर एंडेड नवंबर 30, 2008 इज इन प्रोग्रेस। कोई रिस्क नहीं। Sami, the senior in charge on the audit, has received the first draft of financial statement from Kamil, the CFO of the company. कोई रिस्क कुछ सिर्फ इंट्रोडक्टरी इंफॉर्मेशन दे रहा है। फिर क्या है? द एवरेज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपनी फॉर द ईयर एंडेड नवंबर 30, 2008 इज एज फॉलोज। ये उसने समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे सामने रख दी। अच्छा अब इसमें पहली चीज आप नोट करें, उसने इंफॉर्मेशन सारी मिक्स करके दी है। इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट दोनों की इंफॉर्मेशन मिक्स करके इकट्ठी दे दी है। ऐसी सिचुएशन में हमने क्या करना होता है? स्टार्ट कहां से लेना? क्या बताया आपको? इनकम स्टेटमेंट से। और इनकम स्टेटमेंट में भी सबसे पहले किससे? सेल्स से। तो अगर इंफॉर्मेशन ऊपर नीचे है तो हम उसको तरतीब लगा लेंगे। सेल्स 6700 लास्ट ईयर की थी 4300। अच्छा एक चीज आपको बता दो, जिस तरह आप अकाउंटिंग के क्वेश्चन जब करते हैं तो उसमें कोई ट्रायल बैलेंस इसी तरह दिया होता है और नीचे इंफॉर्मेशन भी दी होती है। आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो डायरेक्टली ट्रायल बैलेंस की इंफॉर्मेशन को उठा के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, या नीचे जो उसने इंफॉर्मेशन या एडजस्टमेंट्स दी हैं पहले लिंक करते हैं और जिस इंफॉर्मेशन की नीचे एडजस्टमेंट हो लिंक करने के बाद उसे इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं। बताइए कैसे करते हैं? डायरेक्ट या लिंकिंग करके? उसी तरह मुझे बताइए हमें रिस्क असेसमेंट इसमें डायरेक्ट कर लेनी चाहिए कि नीचे अगर कोई इंफॉर्मेशन दी है उसे लिंक करके? ये ध्यान रखिएगा। और बेहतर होता है कि जिस तरह आप काउंटिंग में प्रैक्टिस करते हैं ना, एडजस्टमेंट 1 2 3, ये ट्रायल बैलेंस में इसकी पहली एडजस्टमेंट है, इसकी दूसरी एडजस्टमेंट है, ये करते थे ना जब मैं स्टूडेंट था तो हमारे टीचर हमें सिखाया करते थे कि नीचे अगर 4 एडजस्टमेंट है ना, ट्रायल बैलेंस में 10 आइटम्स हैं, तो हर आइटम पे को जो एडजस्टमेंट फैक्ट करिए साथ में लिख लो, ताकि जब एडजस्टमेंट करने लगे आपको पता चल जाए इस आइटम की एडजस्टमेंट है कि नहीं, और अगर है तो कौन सी वाली है। तो उसी तरह यहां पे मुझे बताइए डायरेक्ट रिस्क असेसमेंट कर लें कि नीचे इंफॉर्मेशन पढ़ लें और उस इंफॉर्मेशन को लिंक करके फिर रिस्क असेसमेंट करें? लिंक करके। तो भी स्टडी कर लेते हैं। आपने अपने पास उसको उसी तरीके से काउंटिंग में जिस तरह करते थे ना, एग्जैक्टली उसी तरह लिंक कर देना। सबसे पहले कह रहे हैं समी हैड ए मीटिंग with the CFO of the company which revealed the following matters. The company sales have suffered on account of depressed economic conditions in the country. अब बताइए इस इंफॉर्मेशन को हमें अपनी रिस्क असेसमेंट के साथ लिंक करना चाहिए कि नहीं? ये किसके साथ लिंक होगी? सेल्स के आगे लिख दे ब्रैकेट में 1, ताकि आपको पता हो जब आपने सेल्स में रिस्क असेसमेंट करनी है तो एक रीजन तो उसे ये दे देनी है कि पिछले साल की निस्बत सेल्स कम है, फिर इसकी फर्दर जस्टिफिकेशन नीचे उसने दिया है डिप्रेस्ड इकोनॉमिक कंडीशन। तो आपके सॉल्यूशन में डिप्रेस्ड इकोनॉमिक कंडीशन का वर्ड आना चाहिए ताकि उसे पता हो आपने डायरेक्ट नहीं की रिस्क असेसमेंट, वर्ड के लिंक करके दिया, ये लिंक करना है। Second, company has introduced a new product cherry during the year in place of Mary and incurred substantial cost in the acquisition of property, plant and equipment. Cost of sales. प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के साथ तो चले लिंक होता है ना, इसके साथ तो चले लिख दे 2। सेल के साथ क्या आप सेल्स कम हो रही है उसकी रीजन देंगे कि न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हुई थी? एक प्रोडक्ट ड्रॉप हो गई है, एक नई प्रोडक्ट लॉन्च की है चेरी और एक प्रोडक्ट ड्रॉप हुई है मैरी। नई प्रोडक्ट है चेरी, डिमांड बिल्ड होने में टाइम लगेगा, यस। तो लेकिन चेरी की डिमांड तो मैरी की डिमांड तो पहले बंद है। फिक्स एसेट पे तो इसका इंपैक्ट आएगा ही आएगा कि ड्यूरिंग ईयर न्यू एक्विजिशन हुई है अगर, तो ये अच्छा आप सुनिए,
अगर तो नई प्रोडक्ट चल पड़ती है ना, तो फिर भी न्यू एक्विजिशन ऑफ फिक्स एसेट में रिस्क है कि कैपिटलाइजेशन एरर ना हो गया, लेकिन ये निस्बतन रिस्क कम है। और अगर न्यू प्रोडक्ट, पुरानी तो बिल्कुल ही बंद होगी ना, अगर न्यू प्रोडक्ट भी सही नहीं चल सकी तो फिर रिस्क बदल जाएगा, फिर रिस्क इंपेयरमेंट का आ जाएगा। पुराना तो कंफर्म होगा ही होगा ना, पुराने को तो हमने देखना है उसने इंफॉर्मेशन नहीं दी, डिस्पोज किया कि नहीं किया। अगर डिस्पोज किया तो उसका प्रॉफिट लॉस देखेंगे डिस्पोजल का सही है कि नहीं, और अगर डिस्पोज नहीं किया तो उसकी इंपेयरमेंट टेस्टिंग करेंगे, यहां से देखेंगे IFRS 5 एसेट्स हेल्ड फॉर सेल के मुताबिक रिकॉर्ड किया गया कि नहीं। ये बस। अब मैं जो रिस्क असेसमेंट कर रहा हूं जरा सोचिएगा, मैं इस इंफॉर्मेशन से ये रिस्क असेसमेंट कर रहा हूं कि एक पुरानी प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू हो गई और नई प्रोडक्ट आ गई। नई प्रोडक्ट में तो रिस्क ये है कि ये देखना है हमने सक्सेसफुल हो पाई कि नहीं। नई प्रोडक्ट अगर सक्सेसफुल हो पाई तो ठीक है, फिर इसको भी माफ कर देंगे, इसके फिक्स एसेट को भी छोड़ देंगे। लेकिन अगर न्यू प्रोडक्ट सक्सेसफुल नहीं हो पाती तो न्यू प्रोडक्ट NRV पे आएगी जो मैन्युफैक्चर हो गई है, और इसकी मशीनरी की इंपेयरमेंट होगी। अच्छा, न्यू प्रोडक्ट तो 50-50 है, क्वेश्चन में देखेंगे अगर उसने उसके बारे में कुछ बताया तो ठीक है, लेकिन पुरानी प्रोडक्ट तो कंफर्म है, वो मैन्युफैक्चर हुई पड़ी भी है तो वो भी ऑब्सोल्यूट डिसकंटिन्यू करती है, और उसका फिक्स एसेट या तो इंपेयर्ड हो गए हैं या उन्हें IFRS 5 के मुताबिक काउंट फॉर होना चाहिए। दोनों सूरतों में क्या आप समझते हैं कि इस एक एडजस्टमेंट का इफेक्ट दो जगह पे आ रहा है, एक इन्वेंट्री में और दूसरा फिक्स एसेट में आ सकता है। तो इसको फिर फिक्स एसेट्स में तो आपने फौरी आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन इन्वेंट्री में भी आ सकता है ना इसका, अगर इन्वेंट्री बनी पड़ी है और सेल नहीं हो रही तो इन्वेंट्री के साथ भी 2 लिख ले, फिक्स एसेट प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के साथ भी 2 लिख ले। आगे चलते हैं। थर्ड, this year's physical verification of stocks had not been carried out on November 30 on the plea that relevant staff was on leave. The stock check will now be carried out on December 15, 2008। अच्छा, प्रोसीजर नहीं हमसे पूछ रहा, वो सिर्फ रिस्क पूछ रहा है। बताओ इसमें रिस्क राइज होता है क्या? क्या रिस्क? कि अगर ये रेंट पे इन्वेंट स्टॉक आउट नहीं हो सका, किसी और डेट पे हो रहा है, तो हो सकता है एक्यूरेटली ये रेंट की फिगर कैलकुलेट ना हो सके। नहीं, वैल्यूएशन नहीं, एक्यूरेसी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वेंट्री, एग्जिस्टेंस एंड कंप्लीटनेस ऑफ इन्वेंट्री। ये रेंट पे अगर स्टॉक आउट नहीं कर पाए, किसी और डेट पे किया, तो प्रॉब्लम है कि रिवर्स वर्किंग करनी है ना। रिवर्स वर्किंग हमेशा याद रखे एस्टिमेटेड फिगर देगी आपको, एग्जैक्ट फिगर नहीं। एग्जैक्ट फिगर आपको ये रेंट पे स्टॉक काउंट करेंगे तभी मिलेगी। तो इसका इफेक्ट भी किधर आ रहा है? इन्वेंट्री के साथ लेके इसको करिए यार जी। अब हमने इंफॉर्मेशन सारी लिंक कर दी, चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसके साथ। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट पिछले साल 1210, इस साल 2300, तकरीबन डबल हो गया। रिस्क है कोई? अच्छा, अब सुनिएगा, इसमें मार्क्स 7 है, 7 मार्क्स है ना। मुझे इसमें कितने रिस्क आइडेंटिफाई करने चाहिए? 7 करने चाहिए, कम से कम 7 करने, ठीक है। अगर इसमें 10 हुए तो 10 कर लेंगे। अगर मैं स्टूडेंट हूं और 10 रिस्क होना, तो मैं 10 नहीं 7 करूं या ज्यादा से ज्यादा 8, एक आधे का मार्जिन रख लूं मैं, लेकिन इतना नहीं कि 3-10। तो याद रखें, अगर आपको टेबल पे क्वेश्चन पे फैक्टर्स रिक्वायरमेंट के लिहाज से कम चाहिए, क्वेश्चन में फैक्टर ज्यादा हैं, आपने टॉप 7 या टॉप 8 पिक करने हैं, बाकी छोटे मोटे रिस्क छोड़ देने हैं। ये बात समझ आ रहा है? लेकिन अगर रिस्क 7 चाहिए, यहां पे 5 रिस्क हैं बड़े बड़े, फिर क्या करें? फिर छोटे छोटे रिस्क निकालने हैं। ये असूल ध्यान में रखिएगा कि अगर 7 रिस्क हमने आइडेंटिफाई करने हैं, क्वेश्चन में 10 हैं, तो बड़े बड़े सेलेक्ट करेंगे बस, बाकी छोड़ देंगे। और अगर 5 है तो छोटे छोटे भी आइडेंटिफाई कर लेंगे। ये अक्सर केस स्टडी में आपको ये प्रॉब्लम सामने आएगी। आप कहेंगे सर मिलती जुलती इंफॉर्मेशन पिछले क्वेश्चन में थी, उधर छोड़ दी, इधर पिक कर ली, क्यों? पिछले क्वेश्चन में बड़े बड़े रिस्क थे, इधर नहीं है इतने रिस्क, तो छोटों से गुजारा करना पड़ेगा। ये रूल समझ आया केस स्टडी का? अब यहां पे फिक्स एसेट में मेरे पास 2 रिस्क आ रहे हैं। एक रिस्क आ रहा है कि ड्यूरिंग द ईयर डबल हो गए, नए ऐड हुए हैं। तो जब कभी फिक्स एसेट ऐड होते हैं ना, उनमें मिस क्लासिफिकेशन का रिस्क बाय नेचर, बाय डिफॉल्ट मौजूद होता है।
तो इसमें एक तो रिस्क है मिस क्लासिफिकेशन का, लेकिन एक दूसरा रिस्क भी है कि प्रोडक्ट्स डिसकंटिन्यू या अनसक्सेसफुल हो गई है। ये मैरी तो कंफर्म है ना, ये तो मरी गई है ना प्रोडक्ट, इसका तो फिक्स एसेट तो जीरो हो गया है एक तरह से। चेरी की भी परफॉर्मेंस कोई आगे चल के आप देखेंगे इतनी अच्छी नहीं है। तो दूसरा रिस्क है इंपेयरमेंट ऑफ पीपी का, एक रिस्क है मिस क्लासिफिकेशन, इसे एग्री करते हैं, दूसरा है इंपेयरमेंट का। क्या दोनों मैं डिस्कस कर लूं या कोई एक? यहां पे दोनों ज़हन नशीन कर लें भी क्वेश्चन पड़ रहा है। अगर तो मुझे आगे मजीद रिस्क मिल गए तो मैं दोनों को नहीं, सिर्फ बड़े वाले को रिस्क, जो बड़े वाला मुझे पर्सनली लगता है जो बड़े वाला रिस्क है वो इंपेयरमेंट वाला। लेकिन अगर आगे चल के मुझे मजीद रिस्क नहीं नजर आए ज्यादा तो फिर मैं दोनों डिस्कस कर लूंगा, एडिशंस का भी और ये पॉइंट समझ आया क्या? तो यहां पे दो रिस्क लिख ले, जहन में बैठा ले, एक एडिशंस का, एक इंपेयरमेंट का। डन जी, आगे चलते हैं। इनटेंजिबल एसेट्स, अच्छा इनटेंजिबल एसेट्स में उसने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, क्या इसमें कोई रिस्क है? एडिशन है तो एसेट है, तो फिक्स, एक तो फिक्स एसेट वाली रूल लगा सकते हैं आप कि यहां पे मिस क्लासिफिकेशन नहीं। फिक्स एसेट में रूल होता है कि रेवेन्यू और कैपिटल की मिस क्लासिफिकेशन ना होगी। इनटेंजिबल में होता है कि रिकॉग्निशन क्राइटेरिया ना मेट किया गया हो। आपको पता है कौन सा काउंटिंग स्टैंडर्ड क्राइटेरिया बताता है? IS 38। शाबाश, ठीक है। तो हमने देखना है एक रिस्क तो यह है कि वो क्राइटेरिया मीट हुआ कि नहीं हुआ, ये भी रिस्क है। एक दूसरा रिस्क भी है, क्या? इंपेयरमेंट का कैसे है? ये जो नया इंटेंजिबल एसेट आया है ना, तो ये गट फीलिंग मेरी ये है कि ये न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हुई है उस सिलसिले में। तो अगेन 50 मिलियन शायद चेरी का था, मैरी का था, और इस साल जो 50 मिलियन ऐड हुआ शायद मैरी का है। तो अगर तो ये इंटेंजिबल रिलेट करता है चेरी मैरी प्रोडक्ट से और चेरी मैरी प्रोडक्ट ऑब्सोलीट हो रही है नजर आ रहा है, तो इसका भी इंपेयरमेंट टेस्टिंग होगी, इंटेंजिबल्स की भी। अब बताइए इंटेंजिबल में मुझे दो रिस्क लग रहे हैं, एक ये कि ड्यूरिंग द ईयर जो इंटेंजिबल एसेट कैपिटलाइज किया है वो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट नहीं करता, ये रिस्क है। और दूसरा रिस्क है कि अगर मीट करता भी है लेकिन प्रोडक्ट सक्सेसफुल नहीं, नाकाम हो गई, तो इसकी इंपेयरमेंट करनी पड़ेगी। दो रिस्क लिखूं कि एक लिखूं, या आगे चल के मजीद बता? दो ऊपर हो गए, दो, चार ये हो गए, ठीक है। आगे चलते, लेकिन इसमें भी आपको कौन सा रिस्क बड़ा लग रहा है, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया वाला या के इंपेयरमेंट वाला? इंपेयरमेंट वाला, ठीक है। इन्वेंट्रीज रिस्क है कोई? रिस्क है कोई? किस वजह से रिस्क है? रिस्क की रीजन क्या है? आपने कहा इन्वेंट्री में रिस्क है, क्या रिस्क है कि ऑब्सोलीट हो गई होगी, किस वजह से है? क्योंकि मैरी प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू हो गई है, तो उसका जो स्टॉक पड़ा होगा वो तो ऑब्सोलीट होगा ही होगा। दूसरा, चेरी के भी हालात अच्छे नहीं है। देखिए कैसे पता चेरी के भी हालात अच्छे नहीं है? सेल्स का, हाँ जी। अब इसमें यही पॉइंट आपको बताना चाह रहा था। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में दो रिस्क, इंटेंजिबल एसेट्स में दो रिस्क, एडिशन का अलग, इंपेयरमेंट का अलग। इन्वेंट्री में रिस्क एक है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, कि इन्वेंट्री ऑब्सोलीट हो गई होगी, लेकिन रीजनिंग दो है। एक रीजन है इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है पिछले साल की निस्बत, और दूसरी रीजन क्या है? प्रोडक्ट्स अनसक्सेसफुल है। क्या हमें रिस्क एक ही है? इसको एक्सप्लेन करते हुए एक ही फैक्टर लिखना चाहिए, इंक्रीज इन इन्वेंट्री, या कि अनसक्सेसफुल इन्वेंट्री, ये भी साथ ऐड करना चाहिए? ऐड करना। इंफॉर्मेशन लीक करने का मकसद यही था कि अगर कोई मजीद इंफॉर्मेशन हमारी रिस्क असेसमेंट को सपोर्ट कर रही है उससे भी मर्ज कर दें। तो इन्वेंट्री में रिस्क एक ही है लेकिन दो रीजन देंगे। ट्रेड डेटर्स में रिस्क है जी कोई? क्या रिस्क है? सेल्स कम हो रही है, डेटर बढ़। अच्छा, डायरेक्टली लिंक कर दूं कि सेल्स के साथ मिला के सेल्स के साथ मिला के देखेंगे फिर भी डेटर टर्नओवर रेशियो इंक्रीज ही आ रही होगी। इसका मतलब क्या हुआ? डेटर से कलेक्शन नहीं हो रही, रिस्क बैड डेट है।
क्लियर? अच्छा, मैंने ना यहां पे रुक के आपसे पूछ रहा हूं, एक गलती कर दिया क्वेश्चन आपसे डिस्कस करते हुए। गलती जो स्टूडेंट बताएगा 50 लेना। क्या गलती की है? परसेंटेज के साथ लिंक नहीं, वो तो अभी मैंने आपको बता दिया ना कि लिंक कर देंगे और सेम सिचुएशन आएगा। हाँ जी, हाँ शाबाश, आपको बताया था रिस्क असेसमेंट आपने जब शुरू करनी है सेल से शुरू करनी है, तो दोबारा से करें सेल से शुरू, ठीक है? बट डिस्कशन करनी है, सिर्फ रिवीजन, कोई रिवीजन नहीं करवाऊंगा, दोबारा हर चीज डिस्कस नहीं करता। यूं समझ लीजिए कि अब हमने नीचे सारा क्वेश्चन मार्क कर लिया, अब ऊपर ट्रायल बैलेंस की तरफ आए हैं, अपने इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट की तरफ। अकाउंटिंग में ट्रायल बैलेंस होता था, अब रिस्क असेसमेंट करें, शुरू सेल से करेंगे। 6700 4300, पिछले साल की निस्बत सेल सिग्निफिकेंटली डिक्रीज है। कहां क्या इफेक्ट है? मेरा ख्याल है अंडरस्टेटमेंट ऑफ सेल्स, फिर क्या ऑब्सोलीट इन्वेंटरी और इंपेयरमेंट। ये 2 पॉइंट पिक कर लें, अभी पिक करना है क्योंकि बाद में चूज करना, अभी तो सिर्फ निशान कर। सेल्स कम होने की वजह से 2 रिस्क आ गए। कॉस्ट ऑफ सेल्स में रिस्क है कोई? कैलकुलेट, डायरेक्ट कंपैरिजन करना। आप ये ना कहें कि 5100 ये रिस्क अंडरस्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स है, लिंक करके पिछले साल कॉस्ट ऑफ सेल्स थी 5100 डिवाइडेड बाय 6700, 76%। इस साल है 3800 डिवाइडेड बाय 4300, 88%। पिछले साल कितनी थी? 76, इस साल 88। डायरेक्ट कंपैरिजन करें अगर तो लग रहा है कॉस्ट ऑफ सेल अंडरस्टेटेड है, लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल सेल के साथ जुड़ी होती है, तो सेल के साथ लिंक करके रिस्क असेसमेंट करेंगे ना, जो चीज जिसके साथ लिंक्ड है, लिंकिंग के बाद रिस्क असेसमेंट। तो अब हमें पता चल रहा है इस साल कॉस्ट ऑफ सेल जितनी होनी चाहिए उससे ज्यादा है, ज्यादा है कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो इसी का मतलब है कि प्रॉब्लम होगी कोई, इसका मतलब परचेजेस ओवरस्टेटेड हो सकती है। परचेजेस क्या हो सकती है? ओवरस्टेटेड हो सकती है, और क्लोजिंग स्टॉक में भी अंडरस्टेटेड हो। हाँ देखिए, चेरी का जो मटेरियल है वो कॉस्टली हो सकता है उसकी वजह, लेकिन वो उस सूरत में क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन देता तो हम फर्दर एनालिसिस करते हैं। जितनी इंफॉर्मेशन है उस लिहाज से हम कह रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ सेल्स अपीयर्स टू बी ओवरस्टेटेड, ठीक है जी। और कॉस्ट ऑफ सेल्स का मतलब परचेज और क्लोजिंग स्टॉक। तो परचेजेस में ओवरस्टेटमेंट का रिस्क है, अकरंस या कंप्लीटनेस? अकरंस। तो सेल्स की वजह से 2 एरियाज में रिस्क, किसमें? एनआरवी ऑफ इन्वेंटरी और इंपेयरमेंट। कॉस्ट ऑफ सेल्स की वजह से एक एरिया परचेजेस, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट की बेस पे एनालिसिस नहीं करेंगे, क्यों? सेल्स का स्टार्ट करेंगे। 3 एरियाज आ गए। फिर इसका प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में 2 रिस्क, इंपेयरमेंट और एडिशन। अच्छा, एडिशंस का मैंने पिक कर लिया, इंपेयरमेंट का ऑलरेडी मैं चूज कर चुका हूं सेल्स में। क्या अब फिक्स एसेट्स की इंपेयरमेंट पे 2 रीजन की वजह से रिस्क आ रहा, एक सेल्स कम हो रही और दूसरा प्रोडक्ट फ्लॉप हो गई। क्या मुझे दोनों अलग अलग डिस्कस करने चाहिए कि मर्ज कर देना चाहिए? तो ये बेसिकली 4 रिस्क बनेंगे, 5 नहीं बनेंगे। हाँ, मैं ये करूंगा कि इसकी रीजन को सेल्स के साथ, सेल वाली रीजन के साथ मर्ज कर दूंगा। ये बात समझ आ रही है? अगर इन्वेंट्री में एक इंफॉर्मेशन की वजह से रिस्क राइज हो रहा है वैल्यूएशन का, एक दूसरी इंफॉर्मेशन की वजह से भी इन्वेंट्री में वैल्यूएशन का रिस्क राइज हो रहा है, दोनों को मर्ज कर देना चाहिए कि अलग-अलग डिस्कस करना चाहिए? मर्ज कर देना चाहिए। फिर इंटेंजिबल्स में 2 रिस्क थे, एडिशंस का और इंपेयरमेंट का, ठीक है। सेल्स में हमने इंपेयरमेंट का डिस्कस तो नहीं किया, सेल्स कम होने की वजह से इंपेयरमेंट ऑफ इंटेंजिबल किया, तो अब मुझे नहीं किया तो ये आपका नया रिस्क आ जाएगा। अगर आपने उधर किया इसको रिस्क, क्योंकि रिलेटेड प्रोडक्ट भी तो फ्लॉप हो जाती है, तो फिर नया रिस्क नहीं, उसी के साथ मर्ज कर देना हमने। ट्रेड डेटर्स, इन्वेंट्री में रिस्क है, लेकिन ऑलरेडी सेल्स डिक्रीज की वजह से रिस्क आइडेंटिफाई कर चुके हैं, तो डिक्रीज इन सेल की वजह से भी इन्वेंट्री में रिस्क है, इंक्रीज इन इन्वेंट्री की वजह से भी इन्वेंट्री में रिस्क है, मैरी फ्लॉप होने की वजह से भी रिस्क है। 3 रीजन आ गए, तीनों को मर्ज कर देंगे या कि अलग-अलग एडजस्टमेंट करेंगे? मर्ज कर देंगे, रीजन अलग अलग लिखेंगे।
और इसी तरह ट्रेड एट 7वां रिस्क, ठीक है। अच्छा, ये वाला है कि स्टॉक वेरीफाई नहीं कर सके, हम बाद में करेंगे। ये इस इंफॉर्मेशन आखिरी क्वेश्चन टेस्ट क्वेश्चन है, अगर ये आपने सही बता दिया इसका मतलब इसके असेसमेंट समझ आगे बढ़ना नहीं, गौर से सोच के जवाब दीजिएगा। थर्ड पॉइंट की वजह से रिस्क राइज हो रहा है इन्वेंट्री में। क्या ये वही रिस्क है जो ऊपर ये रिस्क है, या इसकी वजह से रिस्क है, या इसकी वजह से रिस्क है मेरी, या ये डिफरेंट रिस्क है? कैसे डिफरेंट है? तो दोनों इन्वेंट्री में ही। हाँ, ये एग्जिस्टेंस का है, वो वैल्यूएशन का। शाबाश, तो ये अलग डिस्कस होगा। क्लियर? तो फिर से एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। अब हमने फाइनल सारा क्वेश्चन का एनालिसिस कर लिया। अब आपने ये डिसाइड करना है कि अपने सॉल्यूशन में क्या क्या लिखेंगे आप। सबसे कहां, सेल से शुरू करें? चलिए जी, इसकी वजह से आपके सॉल्यूशन में कौन कौन सा रिस्क आएगा? एनआरवी ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, इंपेयरमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट, ओके। कॉस्ट ऑफ सेल्स की वजह से परचेजेस, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की वजह से इंपेयरमेंट, और एडिशन भी लिखना है, एडिशन भी लिख दे, 5 हो गए। इंटेंजिबल्स की वजह से क्राइटेरिया भी, इंपेयरमेंट भी, 7 हो गए। इन्वेंट्री की वजह से वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, ये अलहदा से रिस्क लिखेंगे या के सेल्स में जो वैल्यूएशन इन्वेंट्री का रिस्क आइडेंटिफाई किया था मर्ज करेंगे? मर्ज कर, तो इसका मतलब हमारे रिस्क साथ ही रहे। ट्रेड डेट्स, वैल्यूएशन ऑफ डेटर का रिस्क है, कितने हो गए रिस्क? 8। ये पहले आइडेंटिफाई नहीं हुआ था, 8 रिस्क हो गए। फिर इसके बाद सेल्स नहीं, नीचे थर्ड इसकी वजह से एक्विजिशंस, 9 रिस्क हो गए 9। अब चाहे तो एग्जाम में 9 के 9 लिख सकते हैं, लेकिन चाहे तो 2 स्किप कर सकते हैं, छोटे मोटे इनसिग्निफिकेंट आपको लगे, और बड़े बड़े पिक कर लें। अगर मैं आपसे कहता हूं कि 2 रिस्क छोड़ने हैं, कौन कौन से रिस्क छोड़ेंगे? एडिशन के रिस्क छोड़ेंगे, एडिशन का, एडिशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का रिस्क छोड़ देंगे, और इंटेंजिबल क्राइटेरिया का रिस्क छोड़ देंगे। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है। लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं एक्स्ट्रा, लेकिन अगर सिलेक्शन करनी पड़े तो आपने जो इनसिग्निफिकेंट रिस्क होगा उसको स्किप करना है। क्लियर? इसका सोल्यूशन घर जाके स्टडी कर लीजिएगा तसल्ली के साथ, और देख लें उसमें शायद कोई रिस्क आइडेंटिफाई करने में एक आधा ऊपर नीचे हो। अगर वो ऊपर नीचे है और आपको समझ आ गई है तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं समझ आई तो आपने ग्रुप में क्वेश्चन पूछ लेना। क्लियर जी? ये था हमारा ISA 520। इसके ऊपर हालांकि स्टैंडर्ड छोटा सा है, लेकिन इसके ऊपर पूरा लेक्चर किस लिए लगाया? क्योंकि रिस्क असेसमेंट का क्वेश्चन तकरीबन हर बार रिपीट होता है, और रिस्क असेसमेंट आधी हमारी होती है डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन से, और आधी रिस्क असेसमेंट होती है जैसे इस एनालिटिकल प्रोसीजर। जैसे इस क्वेश्चन में भी आपने देखा होगा, ये यहां पे एनालिटिकल प्रोसीजर से रिस्क आइडेंटिफाई किया हमने, और ये डिस्क्रिप्टिव। टेक्निकली अगर मैं बोलूं ना तो मैं कहूंगा इस क्वेश्चन का ये वाला हिस्सा 520 पे बेस कर रहा है, और ये नीचे वाला हिस्सा 315 पे बेस कर रहा है। ट्रेड डेटर को सेल से नहीं किया? नहीं करें, सेम कंक्लूजन आएगा, लेकिन करके देखें। डेटर टर्नओवर रेशो कह रही है सर ये आपने सेल के साथ तो नहीं की थी क्या? करके देख लेते हैं, करके देख लें, ये चाह रही हैं आप? करें। डेटर टर्नओवर रेशो कैलकुलेट करेंगे। पिछले साल की डेटर टर्नओवर रेशो क्या है? 80 डिवाइडेड बाय 60, 700 मल्टीप्लाइड बाय 360। यानी पिछले साल हम डेटर से जो कलेक्शन करते हैं 4.3 डेज में कर लेते हैं, ऐसे ही है। पिछले साल कलेक्शन करें 4.3 डेज में, इस साल कितने दिनों में कलेक्शन कर रहे हैं? 210 डिवाइडेड बाय 40, 300 मल्टीप्लाइड बाय 360, 17.6 डेज में। यानी 4 गुना डिले बढ़ गया कलेक्शन में। तो बताइए अब कहां पिछले साल 4 साढ़े 4 दिन में पैसे आ जाते थे, अब 17-18 दिन हो गए पैसे आने में। तो डेटर्स को प्रॉब्लम हो रही है पे करने में। इसका मतलब हमारे डेटर इकट्ठे हो जा रहे हैं, वो पेमेंट नहीं कर रहे। क्या ये लिख सकते हैं कि शायद सेल्स बढ़ाने के लिए क्रेडिट पीरियड इंक्रीज कर दिया गया हो? नहीं, ये रिस्क आइडेंटिफिकेशन की तरफ, ये तो रिस्क जस्टिफिकेशन की तरफ चले जाएंगे आप, आइडेंटिफिकेशन की तरफ नहीं। हमने आइडेंटिफिकेशन करनी है, जस्टिफिकेशन नहीं करनी। हाँ, ओवरस्टेट ना कि बिल्कुल उसी तरफ तो लेके जा रहे हैं कि चूंकि डेटर इंक्रीज हो रहे हैं एज कंपेयर टू सेल्स, इसलिए रिस्क है कि क्लाइंट ने मे बी ओवरस्टेट किया, और क्लाइंट अगर प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं करता तो ये डेटर ओवरस्टेट ही है। ओवरस्टेट का मतलब ये नहीं है सिर्फ के फेक डेटर्स रिकॉर्ड किए हो तो ओवरस्टेट होते हैं। अगर डेटर्स कुछ राइट ऑफ होने और क्लाइंट ने नहीं किए वो भी ओवरस्टेट। क्लियर जी? चलिए होम असाइनमेंट मिल गई आपको? चलिए
कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ ले। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं मेरे। अल्लाह हाफिज।